हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की हमारी इस डे 2 की क्लास में, जहां हम क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर ले रहे हैं, जहां पर हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मीनिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे डे 1 की क्लास में समझे थे। आई होप जिन बच्चों ने वो क्लासेस अटेंड की होगी उन्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, जो बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी एक FMI करियर इंस्टीट्यूट पर एक प्रारंभ सीरीज चल रही है, जहां पर हम 150 डेज में आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों कंप्लीट कराने वाले हैं, और बहुत ही आसान भाषा में। तो आज ये डे 2 क्लास है, तो आप सबसे पहले डे 1 की क्लास से ही ज्वाइन कीजिए, तभी आपको हर चीज समझ में आएगी। और अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको जवाब जरूर देंगे। नहीं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है हमारे व्हाट्सएप नंबर, उसे प्लीज सेव कर लीजिए। आप वहां पर भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में वहां पर आपको ये जो नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके आपको नोट्स चाहिए तो आपको PDF फाइल की फॉर्म में वहां पर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके भी PDFs आपको मिल जाएंगे। तो ये नंबर बड़े ही काम आने वाले हैं, तो प्लीज इन नंबर को आप सेव कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आगे और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी लेने के लिए बोला था, तो आज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हम लेते हैं। देखो बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? एक तरह से क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन किसके ऊपर है? वो क्वेश्चन है स्केर्सिटी के ऊपर। मैंने क्या कहा था? ये मदर ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम है स्केर्सिटी, मतलब हर समस्या की जड़ है ये इकोनॉमी, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इज दैट क्लियर बेटा? और हमारी नीड्स एंड वांट्स बहुत सारी है और रिकरिंग है, तो उसे सेटिस्फाई करने की वजह से रिसोर्सेज की कमी आ जाती है। और जब रिसोर्सेज की कमी आ जाती है तो इकोनॉमी का एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो एक क्वेश्चन राइज करता है। एक मतलब 3 क्वेश्चन वो पूछता है। जब भी स्केर्सिटी रहती है इकोनॉमी में, तो सेंट्रल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन बन जाता है, और उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस रिसोर्सेज से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि बेटा इकोनॉमी के अंदर सभी चीजें बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, स्कैर्सिटी जो है वो अभी तो फिर भी लिमिटेड है, कमी है रिसोर्सेज की, कहीं ऐसा ना हो इकोनॉमी से वो चीजें खत्म ही हो जाए, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? एक बेसिक क्वेश्चन है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो हम उससे क्या प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें, और किसके लिए प्रोडक्शन करें। यह है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब स्कैर्सिटी है कमी। अब उससे किस तरीके से एलोकेट करें, कैसे उस रिसोर्सेज को हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसी को एलोकेशन कहते हैं। और किस तरीके से एलोकेट करें बेटा, कि जिस तरीके से सभी कैटेगरी को या सभी सेक्टर्स को फुल्ली सेटिस्फाई किया जा सके। तो यही है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, और यही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो जब भी आते हैं तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सामने। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें या किसका प्रोडक्शन करें, ठीक है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें। मुझे बताओ आप, हमें सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी आइटम पे ही फोकस करना चाहिए कि लग्जरियस आइटम पे फोकस करना चाहिए। हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, किसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादा नेसेसरी आइटम्स पर फोकस किया तो हमें जो लग्जरियस आइटम में कमी करनी पड़ेगी, जिस वजह से हमारे पास में, क्योंकि लग्जरियस आइटम से ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि अमीर लोग उस पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, मनचाहा पैसा खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी की अच्छी कमाई होती है। नेसेसरी रिसोर्सेज
पर ज्यादा करेंगे तो लग्जरियस रिसोर्सेज हमें कम करने पड़ेंगे, और लग्जरियस पे ज्यादा खर्चा करेंगे तो नेसेसरी आइटम्स पर हमें खर्चा कम करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, जिस वजह से जो हमारे जिनको नेसेसरी आइटम्स चाहिए उनकी कमी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्या प्रोडक्शन करें, इन ये सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि दोनों ही एक साथ में बराबर क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पहला क्या आ गया, व्हेन वी प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी इट मींस वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस लेस अनदर। क्योंकि बेटा अगर किसी एक का जैसे नेसेसरी आइटम्स का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें लग्जरियस आइटम के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और अगर हम लग्जरियस आइटम को बढ़ा देते हैं तो नेसेसरी आइटम्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी समस्या है कि भैया क्या प्रोडक्शन करें, समझ में नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, क्योंकि अगर बेटा लग्जरी आइटम पे ज्यादा फोकस करते हैं तो रिच पीपल्स के लिए तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, बट जो मिडिल क्लास है, जो पुअर पीपल्स है, उनके लिए समस्या हो जाएगी। और अगर नेसेसरी आइटम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो रिच पीपल्स के लिए समस्या हो जाएगी, उनको लग्जरियस आइटम चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें। देखो प्रोडक्शन करने के लिए मैंने पहले भी समझाया हुआ है, अभी फिर समझाता हूं। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं बेटा, या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या होता है, जहां पर मशीन कम और इंसानी मेहनत वर्कफोर्स ज्यादा रहेंगी, मतलब लोग ज्यादा होंगे मशीनें कम होंगी। अब इससे एक फायदा तो यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा बेटा। इज दैट क्लियर? लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, बट बेटा काम तो इंसान ही कर रहे हैं। 24 घंटा इंसान काम नहीं कर सकता है, साल के 365 दिन भी इंसान काम नहीं कर सकता है, इवन संडे की छुट्टी भी चाहिए हमें। तो उस वजह से क्या होता है, मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है प्रोडक्ट की, बट सप्लाई हम उतनी नहीं पहुंचा पाते, तो उस वजह से इकोनॉमी को नुकसान होता है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव में जाएं, जहां पर मशीनें ज्यादा हो और लेबर कम हो, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा हम कम समय में ज्यादा सप्लाई दे पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मशीनें ज्यादा होंगी और इंसान कम होंगे काम करने के लिए, तो मार्केट में बेरोजगारी ज्यादा फैलेगी, तो वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि बेरोजगारी फैलेगी, लोगों की जेबों में पैसा नहीं आएगा। अब जिन लोगों के लिए हम चीजें बना रहे हैं, अब वही खरीदने के लिए उसको सक्षम नहीं रहेंगे, तो किसके लिए बनाओगे? तो है ना समस्या। तो कैसे प्रोडक्शन करें, यह भी समस्या है। आगे किसके लिए प्रोडक्शन करें, अमीरों पर ज्यादा फोकस करें या गरीबों पर ज्यादा फोकस करें? अमीरों पर ज्यादा फोकस करते हैं तो गरीबों का जो तबका है वो और नीचे चला जाएगा, और अगर गरीबों पे ज्यादा फोकस करते हैं और रिच पीपल्स पे फोकस नहीं करते हैं, तो हमारे पास एक मोटा पैसा जो आने वाला होगा रिच पीपल से, वो आना कम हो जाएगा। तो ये भी एक समस्या है कि भाई किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो ये तीन सबसे बड़े समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारी तीन समस्या मैंने आपको समझाई, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर? नया वर्ड आया है बेटा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर बेटा वो होता है जहां पर हम दो गुड्स के बीच में, किसके बीच में बेटा? दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशंस बिठाते हैं कि भैया अगर मुझे गुड्स 1 प्रोड्यूस करना है ज्यादा, तो गुड्स बी को मेरे को कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यह हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसको बेटा कर्व भी बोलते हैं, PPC भी बोलते हैं आप, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हो। यहां पर मैं दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाता हूं बेटा, ठीक है ना, जैसे A, B, C, D और E, ये तीन बनाता हूं। एक और है बेटा F, ये बना देता हूं, ठीक है। अब दो गुड्स है बेटा आपके पास में, एक तो है बटर, एक है गन, ठीक है ना, बंदूक जिसको हम बोलते हैं गन्स, ठीक है। यहां पर जैसे एक कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि बटर बिल्कुल भी प्रोडक्शन ना करें और पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमें गन्स पे फोकस करना, क्योंकि बेटा देखो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। पीपीसी जो फ्रंटायर है वो हमसे क्या कहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से दो गुड्स के बीच में ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना जिससे मार्केट में दोनों की कमी भी ना हो
और रिसोर्स जो लिमिटेड है उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो सके, उसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कहते हैं। ठीक है, देखो लिख भी रखा है, कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर बेटा? कि दो गुड्स के बीच में लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाना कि मार्केट में उनकी कमी भी ना आए और रिसोर्सेज का हम पूरा पूरा यूटिलाइजेशन भी कर सके और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। इज दैट क्लियर बेटा? तो एक हम ये कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन जहां बटर का प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना हो और पूरा का पूरा हम गन्स में डाल दें, या हम ये कर सकते हैं कि बटर का एक करें और इसका 14 हो जाए, कम हो जाए। अब देखा ना, जैसे ये बढ़ा तो इधर कम हो गया। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, कर्व है, कि जैसे ही हमें किसी, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसे बिठाओगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे आगे देखो, इसका हम 2 करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बेटा ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा। ऐसे ही और आगे देखो बेटा 4 है तो 5 कर देंगे। ठीक है, ये और कम हो गया, और यहाँ 5 है तो इसका पूरा प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? तो मैंने क्या कहा आप लोगों से कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट लेना। ठीक है ना, मैक्सिमम कितना आउटपुट बन सकता है दो गुड्स के बीच में, कि मतलब आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है उसका मतलब क्या होता है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे आप दो गुड्स के बीच में कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं जिससे वेस्टेज कम से कम हो। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पर आप जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकते हो गुड्स के बीच में वो आप ले सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर देखो ना, आपने क्या करा, एक कॉम्बिनेशन है बेटा, यहां पर आपके पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड हैं। आप चाहो कि मैं दोनों को बराबर बराबर कर सकूं, नहीं कर सकते, तो हमें एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, उसी को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उससे दो गुड्स के बीच में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना या मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना, ताकि आपका जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका कम से कम वेस्टेज हो सके। तो यहां पर क्या करा, हमारे पास में एक तरीका था लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने का कि हम बटर का उत्पादन बिल्कुल, मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल ना करें और सारा का सारा फोकस हम कहां करें, हमारे डिफेंस पे करें, गन्स के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करें, या फिर थोड़ा सा हम जो है बटर के अंदर प्रोडक्शन करें और थोड़ा सा कम कर दें गन्स के अंदर। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। या फिर हम थोड़ा सा और बढ़ाएं बटर में तो थोड़ा और कम करना पड़ेगा गन्स में। ऐसे के ऐसे ही इन सभी कॉम्बिनेशंस में हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें दो गुड्स के बीच में एक मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, जिस वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। इसी को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। कर्व मींस लाइन, जो कि उसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। कर्व मतलब लाइन होता है जो हम ग्राफ बनाते हैं, विच इज डिपिक्टेड ऑन द ग्राफ पेपर। जैसे कि देखो ये यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है, ये 0 है बेटा, और ये आपका वाई एक्सिस है। मैं इसको बटर बोल देता हूं बेटा कि ये वाली जो लाइन रहेगी ये बटर की रहेगी और ये लाइन जो है गन की रहेगी। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर जब आपका देखो बेटा बटर 0 है तो आपका गन 15 है बेटा, ये आपका गन क्या हो गया, 15 हो गया। अब जैसे ही बटर आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आपका जो गन है वो क्या हो गया बेटा, वो आपका 14 हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद में क्या कह रहा हूं मैं, उसके बाद में 15, 14, 12, 9। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? अब जैसे ही आपका अपने यहाँ पर 2 प्रोडक्शन किया तो वैसे ही यहाँ पर आपका 12 हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पर 3 किया, यहाँ पर आपका 9 हो गया। जैसे ही आपने 4 किया बेटा, यहाँ पर आपका 5 हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पर 5 किया तो आपका जो गन का प्रोडक्शन है वो 0 हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये देखो बेटा, आपको ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, तो ये आपका ये यहाँ से
14 था तो आपका जो 14 है बेटा वो 1 कहलाएगा, ठीक है ना। आपका 12 था वो आपका 2 कहलाएगा। ये देखो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन, इसको बाद में मैच कर देंगे अपन ताकि कंफ्यूजन ना हो। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? उसके बाद में 3 आपने प्रोडक्शन बढ़ाया बटर का तो 9 इसका हो गया बेटा, ये देखो। वैसे 4 किया बेटा आपने बटर का तो ये 5 हो गया बेटा, ये देखो। उसके बाद में बेटा आपने इसका 5 किया तो ये 0 हो गया। ये 15 का 0 था बेटा, तो ये देखो ये कर्व की तरह आगे बढ़ रहा है, ये देखो कर्व हो गया ना, ये एक तरह से ये कर्व हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो जैसे जैसे अब ये क्या हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व मतलब लाइन होती है, ठीक है ना, विच इज डिपिक्टेड ऑन द ग्राफ पेपर। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर ये क्या हो रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है। क्या जा रहा है बेटा? डाउनफॉल में, नीचे की तरफ आ रहा है। और इसका जो है इस तरीके से घुमाव है कॉनकेव की तरह। इज दैट क्लियर? किसकी तरह है बेटा? कॉनकेव की तरह है। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलो वेल एंड गुड। तो ये बेटा आपका एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का एक टेबल है जो आपको बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से दो गुड्स के बीच में किस तरीके से आप जो है एक मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने का मतलब क्या है यहाँ पर? ताकि वेस्टेज ना हो सके। क्या ना हो सके बेटा? वेस्टेज ना हो सके। इसलिए देखो आप यहाँ पर जब आप बटर का 0 प्रोडक्शन ले रहे हो तो पूरा का पूरा रिसोर्सेस किसको प्रोडक्शन करने में मदद कर रहा है? गन्स को। जैसे एक यहाँ बढ़ाया तो यहाँ पर भी एक कम हो गया, 2 बढ़ाया तो 2 कम हो गया। ऐसे करते 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 यहाँ पर एक टाइम ऐसा है कि गन का 0 हो गया। पहले 0 किसका था? बटर का था। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? चलो अच्छी बात है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बेटा इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 टर्म के बारे में बताना चाहता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक तो ये टर्म हो गया बेटा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एक है बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दैट क्लियर बेटा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इज दैट क्लियर बेटा? जैसे कि बेटा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ही पार्ट है बेटा, दोनों उसी में ही आते हैं। तो पहले अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में स्टार्ट करते हैं। 2 गुड्स हैं आपके पास में, 2 गुड्स चूज करने के लिए। 2 में से आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब 2 में से अगर आपने एक चूज किया दूसरा नहीं किया तो दूसरा आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2 गुड्स हैं, 2 गुड्स में से एक गुड्स आपने चुना है तो दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरे को आप नहीं चुन सकते, 2 में से एक ही चुनोगे बेटा। आपके पास 2 गुड्स हैं बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, तो मतलब 2 चॉइसेस में से आपको एक ही लेनी है और एक छोड़नी है। तो दोनों में से जो आप लोगे और जो छोड़ोगे वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसको ऐसे समझते हैं बेटा, जैसे मान लो आपके पास में एक तो है आपके सामने, देखो आप फ्री समय, आपके पास में एक फ्री टाइम है। अब उस फ्री टाइम में आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप पढ़ सकते हो या कोई गेम आप खेल सकते हो। अब उसमें से आपने स्टडी करना चुना, तो अब आप जो गेम खेलने वाले थे उसका मजा अब आपको नहीं मिलेगा। तो इसी कंडीशन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आएगी बेटा आप लोगों को? तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बेटा? अब यहां पर एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने यहां पर एक प्रोडक्शन कम किया, क्योंकि पहले 15 था बेटा। अब क्योंकि यहां पर आपको एक बढ़ाना था तो कितने से आपने सेक्रीफाइस किया? 1 से सेक्रीफाइस किया। अब इसको 2 बढ़ाना था तो यहां पर आपने फिर दोबारा सेक्रीफाइस किया। कितने से सेक्रीफाइस किया? 2 से किया। फिर यहां पर एक और बढ़ाना था तो यहां पर आपने कितने सेक्रीफाइस किया बेटा? 3 से सेक्रीफाइस किया। यहां पर आपको एक और बढ़ाना था तो यहां पर आपको कितने सेक्रीफाइस करना पड़ा? 4 से सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहां पर आपको एक और बढ़ाना पड़ा तो यहां पर कितने सेक्रीफाइस करना पड़ा? बिल्कुल पूरे 5 से 5 सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा। तो ये जितना आप न्यूमेरिकल टर्म में सेक्रीफाइस कर रहे हो, यही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है बेटा? यही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जितने डिजिट टर्म में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो दूसरे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कितना आप पहले
इसको दोबारा समझो बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरी बात। बटर को 1 से बढ़ाने के लिए आपको गन्स में कितना कम करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको सिर्फ यही बताता है कि 2 गुड्स में से आपको एक गुड्स चूज करना है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट एक गुड्स को चुनने के लिए आपने दूसरे गुड्स में कितना कम किया, कितने से कम किया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब आगे और टर्म्स हैं जो हम समझते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? देखो, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया कि आप उसमें एक एग्जांपल ध्यान रखना कि आपके पास फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में आप 2 काम कर सकते हो, 2 में से एक ही काम कर सकते हो, है ना। वही तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि दोनों नहीं कर सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या कहता है कि आपके पास 2 गुड्स हैं, अब उन 2 गुड्स के अंदर आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, बल्कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके या मैक्सिमम आउटपुट आप ले सको, ठीक है ना बेटा। वो तो हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है, 2 गुड्स हैं, उनमें से आप एक चुनते हो तो दूसरा नहीं चुन पाओगे, तो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेरे पास फ्री टाइम है, 2 काम कर सकता हूं, या तो मैं पढ़ सकता हूं या मैं खेल सकता हूं। अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे खेलना छोड़ना पड़ेगा, उसका पूरा मजा छोड़ना पड़ेगा, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर मैं खेलता हूं तो मेरे को पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, और पढ़ना छोड़ना पड़ेगा तो ये भी क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दोनों में से एक ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, दोनों में से एक ले लो। इज दैट क्लियर? और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स में कितना आपने कम किया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा बेटा वो। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है आपकी, मैंने आपको इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताया। अब इसमें देखो बेटा, आपका जो मार्जिन, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो आपका इस तरीके से बनेगा, एक कॉनकेव की शेप में बन सकता है, आपका ऐसा स्ट्रेट में भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है कभी कभी, तीनों में, ठीक है ना। चालू यहां से होगा, क्यों बेटा? क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस तरीके का कॉनकेव आपकी जो है कर्व की शेप आएगी, ठीक है बेटा। इज दैट क्लियर? और अगर आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो उस तरीके में क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी दोनों एक्स एक्सिस और वाई के बीच में। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका डिक्रीज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉन्वेक्स की तरह हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? तो यहां पर अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि MOC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज, सॉरी कर्व इंक्रीज हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मतलब स्टेबल है, क्या है बेटा, स्टेबल है, या मैं कहूं उसको कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज बराबर चल रहा है, 1 1 1 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, इक्वल, दोनों गुड्स के बीच में इक्वल डिफरेंस आ रहा है, मतलब दोनों गुड्स में हम बराबर बराबर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो MOC आपका डिक्रीज हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बेटा आपका, वो डिक्रीज हो रहा है। अभी आपने यहां देखा होगा तो जो डिफरेंस आ रहा था वो कैसा आ रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसा डिफरेंस आ रहा था बेटा, है ना। आप चाहे तो वीडियो रिवाइव करके देखो, ऐसा डिफरेंस आ रहा है MOC के बीच में। और अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऐसा शेप है, और सबके बीच में सेम गैप आ रहा है तो ऐसा शेप हो गया बेटा। और अगर ऐसा हो गया 5 4 3 2 1 तो ये डिक्रीज हो रहा है MOC, ये भी MOC है, ये भी MOC है, ये भी MOC है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा शेप बन जाएगा, स्टेबल है तो ऐसा हो जाएगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कॉनकेव शेप में हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में, आ रही है ना आप लोगों को? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है उसके बेसिकली ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि अगर किसी 2 गुड्स में से किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा,
ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इक्वली हो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है ना बेटा, अनलिमिटेड होते तो बात ही अलग होती, पूरी इकोनॉमी ही अलग हो जाती। बट यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पहला स्ट्रक्चर क्या है या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि जो यहां पर होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। अब आपसे कोई पूछे कि भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों रहता है, तो आपको यही जवाब देना है कि जब भी हमें किसी गुड्स, दो गुड्स में से किसी एक गुड्स को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड्स को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इज दैट क्लियर? और ये ओरिजिन कहां, मतलब स्टार्ट कैसे होता है, कॉनकेव से स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, अगर मेरी बात आपको यहां तक अच्छे समझ में आ रही है तो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। चलो देखो बेटा, अब आपका जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो जैसे ये है, तो वो राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। ये चालू कहां से होता है, हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसीलिए इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। ये आपका अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसके पीछे कुछ दो रीजंस हैं बेटा। यहां पर देखो ना बेटा, पहले आपका ओ ए था, ठीक है ना, अब ओ ए से ओ ए वन हो गया, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे आपके दो रीजन हो सकते हैं। पहला है चेंज इन रिसोर्सेस, चेंज इन रिसोर्सेस, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसमें कोई बदलाव आ गया है। इज दैट क्लियर? या दूसरा रीजन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्या है बेटा? चेंज इन टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर बेटा? तो दो रीजन है जिस वजह से आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और यही रीजन है इससे लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो जाएगा, जिसको मैं डिक्रीजिंग बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? डिक्रीज हो गया साहब। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? कि दो बातें हैं, इसको बोलते हैं शिफ्ट, शिफ्ट करना कर्व में, ठीक है, कर्व जो है शिफ्ट हो सकते हैं बेटा, शिफ्ट इन कर्व। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो दो सिचुएशन हो सकती है। अगर बेटा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो सकता है बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो रिसोर्सेज आपके पास बढ़ सकते हैं, है ना, और इंक्रीज हो सकते हैं रिसोर्सेज आपके पास में। हो सकता है आपने अपने प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा लिया हो, लेबर ज्यादा बना ली हो आपने अपने पास में, रॉ मटेरियल ज्यादा लेकर आ रहे हो जिस वजह से आप प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा रहे हो उस चीज का। और दूसरा है कि आपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर ली हो और नई अपग्रेड टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हो बेटा। अब ये दो चीज अगर आप इंप्रूव करोगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे दोनों गुड्स के बीच में, ठीक है। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसके वजह से रीजन हो सकता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो कम है ना। राइटवर्ड तो इसलिए शिफ्ट हो रहा था कि रिसोर्सेज आपके पास ज्यादा हैं, जैसे लेबर ज्यादा हो सकती है और वो भी स्किल्ड लेबर ज्यादा हो सकती है, अनस्किल्ड लेबर कम है, सो जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास कम है, स्किल्ड लेबर कम है और अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है, तो वेस्टेज ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके पास टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन देती है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है बेटा। और हो सकता है कि प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा हो, क्योंकि आप बहुत पुराना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोनों रीजंस बेटा इसमें हैं, मैंने आपको बता दिया है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को अगर मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था हमारा एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो मैंने आप लोगों को समझाया। इसमें मैंने आपको टेबल के साथ में भी समझाया और मैंने आपको इसमें जो है डायग्राम के साथ में भी समझाया। बेटा क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको अगर यहाँ नहीं बोला जा रहा हो कि भाई डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाकर आना ही है। वो बोले क्वेश्चन में
चाहे ना बोले, आपको बनाकर आना है। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। अब बेटा इसमें एक और वर्ड मैं आपको समझाता हूं, MRT। क्या है MRT? ये क्या हो गया सर? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कॉन्सेप्ट किसके बराबर है? MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, दोनों इक्वल ही है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं? डिफरेंस बताते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आ गया समझ में बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से यहां पर जो है आप जो है अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इस तरीके से समझाया गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है बेटा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो ये व्हाट्सएप पे नंबर चल रहे हैं, इसे सेव कर लो बेटा, और वहां पर भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बेटा ये चैप्टर मैंने यहीं खत्म कर दिया है। अब अगली क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में आंसर, उन क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है ये भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ में पूरे 150 डेज तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।